ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और लगातार महा एग्जिट पोल पर महामंथन जारी। अपडेट आपको दे दें, जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ ऐसे व्यूअर्स के लिए, महाविजय का संकेत कर रहा है महा एग्जिट पोल, और ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले। एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं साहब हम, है ना। अभी एग्जैक्ट पोल जो है या एग्जैक्ट नतीजे आपको 4 जून को मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल मुस्कुराने के लिए, बल्कि कहे और ठाके लगाने के लिए मजबूर करने वाला है ये एग्जिट पोल। और लगभग सभी एग्जिट पोल के अनुमान कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस की तरफ बढ़ रही है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। और बिहार में ज़रूर कुछ नुकसान है, राजस्थान में ज़रूर कुछ नुकसान है, 1 दर्जन या उससे ज़्यादा सीटों का, लेकिन इसको कवर करने की तरफ दक्षिण में जो संकेत दे रहा है एग्जिट पोल, वो कवर करने की तरफ बीजेपी बढ़ सकती है। तो बड़ी बातें आप देख रहे हैं, जया फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए महा एग्जिट पोल की बड़ी बातें, और एक बार फिर से बता दें, मध्य प्रदेश में से क्लीन स्विप 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए। और छत्तीसगढ़ से भी कुछ इसी तरह की खबर है कि क्लीन स्विप हो सकता है। 11 की 11 सीटें बीजेपी यहां से भी अपनी झोली में ला सकती है। दिल्ली और गुजरात में भी बीजेपी का क्लीन स्विप का अनुमान है। साथ ही दक्षिण भारत में एनडीए के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है पिछले 2019 के मुकाबले। कुल मिलाकर देश में एक बार फिर से मोदी की सरकार यानी कि एनडीए वापसी केंद्र में करती हुई एजेंसीज दिखाई दे रही हैं। और आप देखिए अलग अलग एजेंसीज के जो एग्जिट पोल हैं, चाणक्य के 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी का हालांकि 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान, और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, 28 से 29 सीटें यहाँ पे बीजेपी को मिल सकती है, और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है, अदर्स की 0 सीटें। तो ये मध्य प्रदेश का अलग अलग एजेंसीज का, हालांकि कुल मिलाकर यानी कि ये कहा जा सकता है अभी फौरी तौर पर कि बीजेपी क्लीन स्विप मध्य प्रदेश में जो वो लक्ष्य लेकर चल रही थी वो कर सकती है। और कुछ इसी तरह का छत्तीसगढ़ का भी ऊपर की जो तस्वीर है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण और महत्वपूर्ण बातें आपको इस महा एग्जिट पोल की बता रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम कहानी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके लिए बहुत ही रास आने वाली कहानी है। कांग्रेस के लिए ज़रूर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन जैसा हम यहाँ बात भी कर रहे हैं कि अभी इवॉल्व हो रहा है, ये इवोल्यूशनरी स्टेज में है भारत में एग्जिट पोल की। अगर हम बात करें 1980 से शुरुआत हुई, और 3-4 मौके लोकसभा चुनाव में ऐसे हैं जब एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए उम्मीदें परवान चढ़ती हैं 4 जून के लिए। बीजेपी और बेहतरी की उम्मीद कर सकती है कि जो नतीजे बताए जा रहे हैं राजस्थान में नुकसान के या बिहार में नुकसान के, हम उसको भी कवर कर सकते हैं। और वहीं कांग्रेस ये उम्मीद कर सकती है कि जिन राज्यों में उसकी पोजीशनिंग अभी बेहतर नहीं दिखाई गई है या क्लीन स्वीप बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्य, वहाँ वो कुछ सीटें लेकर अब बीजेपी की बढ़त को कम करके अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली का जो पोल है एग्जिट पोल, वो कह रहा है 6 से 7 बीजेपी। तो कहानी वही है क्लीन स्वीप की। उत्तर भारत के राज्यों में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के लिए अभी हम रुकना चाहेंगे, लेकिन दिल्ली में 7 सीटें हैं और 6 से 7 सीटों की बात जो है वो कह रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और 0 से 1 मिल सकता है कांग्रेस की अगर हम बात करें। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम मेहमानों को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मेहमान हमारे साथ जुड़ें और हम बात करें। जगदीश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं उनका, क्विक रिएक्शन। जगदीश जी, जैसे अनुमान जताए गए थे, कहानी उससे बेहतर और बेहतर हो सकती है 4 जून को, और कहीं कुछ अटकाव भी हो सकता है। 4 जून का तो इंतज़ार है, लेकिन आप इन अनुमानों को, जिनमें सब में बीजेपी 350 पार कर रही है, क्या कहेंगे जी? शरद जी, ये जो अनुमान थे, ये पहले से जो भी लोगों के अनुमान थे, पहले से लगभग इसी तरह के परिणाम मुझे तो कम से कम आते दिख रहे हैं। चूंकि बीजेपी ने, आपने देखा हो, बीजेपी ने इस बार बहुत चतुराई से अपनी कैंपेन की। इतनी चतुराई से उसने कैंपेन की कि उसने लोकसभा चुनाव में, हालांकि मैं माफ कीजिए, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीनियर मिनिस्टर, सीनियर लीडर
और ज्वाइनिंग टोली से खलबली मचा देने वाले कांग्रेस के खेमे में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, शुभकामनाएं आपको। एग्जिट पोल तो मुस्कुराने से क्या ठहाके लगाने की बात कर रहा है बीजेपी के लिए। पहली प्रतिक्रिया आपकी। आपका धन्यवाद जी। माननीय मोदी जी का महिमा है ये। जी जी और जी उनका आभा मंडल है। जी जी। उनकी जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, गरीबों के जो नीतियां थी गरीब कल्याण की, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। राष्ट्रवाद पर मोहर लगाई है। भारत विश्व गुरु बने इसके लिए मोहर लगाई है। और जो मोदी जी लगातार, आपने देखा होगा, कभी ना थकने वाले व्यक्तियों की तरह, जैसे चरैवेती के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए पूरे देश में वो चल रहे थे। आज एग्जिट पोल तो यही बताता है कि लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। और जो अवसरवादी दल थे, जो सिर्फ सत्ता के लिए इकट्ठे हो गए थे गठबंधन, उसको नकार दिया है। इन अवसरवादियों को लोग देश में अब खिचड़ी की सरकार चाहते नहीं है। मिली जुली खिचड़ी सरकार नहीं चाहते हैं। लोग सशक्त हाथों में देश को देना चाहते हैं। देश के युवा ने भी, नवमतदाता ने भी देखा कि भारत जिस तरह से विश्व के अंदर अपनी धाक बना रहा है, चाहे वो G20 की बात हो, चाहे वो बाकी की बात हो, जो परिवर्तन देश के अंदर आया। माने कभी जहां कश्मीर में सेना पे हमले होते थे, वहां POK में हो रहे हैं। कभी कश्मीर में आजादी के नारे लगते थे, आज PFO में नारे लग रहे हैं। कभी हम कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज चांद पे तिरंगा फहर गया। ये लोगों ने देखा है। कभी पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, आज आटा मांग रहा है। ये लोगों ने देखा मोदी जी के नेतृत्व में। ये आश्चर्यजनक परिवर्तन थे जो लोगों ने देखा और उस पर मोहर लगाई है इस चुनाव में। ऐसा ही मेरी मान्यता है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। दिलचस्प बात इसलिए कि प्रधानमंत्री की जो अंतिम चरण के चुनाव के पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी 3N फार्मूला, नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। आप भी वही बात कर रहे हैं। कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं, बीजेपी की विजय में उसकी नीतियां, उसकी नेक नियत और नेशन फर्स्ट। जी बिल्कुल जी, नेक नियत और नेशन फर्स्ट। जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और आपका भी विनम्र योगदान याद करेगा मध्य प्रदेश आपकी पार्टी, जो आपने झड़ी लगाई है, लेकर आते रहे। और आपने जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी थे, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर और प्रधानमंत्री हैं, सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति ये आकर्षण अटूट आकर्षण का प्रतीक है। और इसी अटूट आकर्षण के चलते भारतीय जनता पार्टी इस वैतरणी को, चुनाव की, बहुत अच्छे तरीके से पार करके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। जयप्रकाश जी, एक क्विक कमेंट आपका। नहीं, बिल्कुल जो नरोत्तम जी ने मुद्दे उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, सबसे बड़ी जो क्लास नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों की पैदा की है, वो बेनिफिशियरीज हैं, जो उनकी स्कीम्स से जिनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ और वो एक कमिटेड वोटर में तब्दील हुआ। उसमें सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्शंस में, हर सेगमेंट में अपनी घुसपैठ बनाई, अपना वोटर तैयार किया, जो कि आमतौर पर नहीं होता था। उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। तो एक बेनिफिशियरी क्लास है, उसका एक बड़ा आधार उन्होंने तैयार किया है। और उसको पढ़ पाना भी, जैसे दूसरे दलों के लिए उसको तोड़ना इतना आसान नहीं था। और इसके अलावा ये लोगों में, साधारण आदमी भी आज अगर इस बात को चर्चा करता है कि भारत ने 370 ख़त्म कर दी, और इसके अलावा जैसे कि G20 भारत में हो रहा है। अच्छा, वो इवेंट उन्होंने कितनी तरीके से योजनाबद्ध ढंग से उन्होंने देश के हर हिस्से में उसको आयोजित किया। आप कश्मीर में भी उन्होंने उसको आयोजित किया। तो ये बड़े चुनिंदा ऐसे मसले थे जिन्होंने ये विश्वास पैदा किया है लोगों में कि ये वो आदमी है जो डिलीवर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूटी है और लोगों ने एक अपना विश्वास, भरोसा इसमें दिखाया है। और ये जो एग्जिट पोल है, शरद जी, मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट जो नतीजे हैं, इससे पिछले अभी तक के जो एग्जिट पोल हैं उसमें विनर को ज़्यादा सीटें मिली हैं एग्जिट पोल से। तो इससे थोड़ी बढ़ करके ही सीटें बीजेपी को मिलेंगी। जी, चलिए जी, जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, फिर मैं आपकी तरफ लौटता हूँ। जी जगदीश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी। नहीं, तब तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा थे, तब मैं उनके बारे में कुछ कहना चाह रहा था शरद जी। लेकिन जो आपने जो एग्जिट पोल से जो सामने आ रहा है, सिनेरियो जो सामने आ रहा है, इसमें सीधा सीधी एक बात है। एक बात तो ये
कि बीजेपी ने ये चुनाव जो मैं कह रहा था बहुत चतुराई से लड़ा। वो जानती थी कि मध्य प्रदेश, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश भी उसमें एक शामिल है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कोशिश की कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पे आए, लेकिन बीजेपी ने पूरा का पूरा चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर फोकस करके रख दिया। एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता, भाजपा के जो स्थानीय प्रत्याशी थे, अब मैं कहीं का नाम नहीं लूंगा किसी प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि हम भी चुनाव में रिपोर्टिंग पे गए हैं, उन प्रत्याशियों के प्रति मतदाताओं में नाराजगी थी, लेकिन मोदी मैजिक वहां काम कर रहा था। उन लोगों का ये कहना था कि हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। एक बात, और दूसरी बात जो थी, जो बीजेपी ने संगठन के रूप में जिस तरीके से मेहनत की चुनाव को लेके, ऊपर से लेके नीचे तक, वो मेहनत कांग्रेस के संगठन में तो कम से कम, जब मैं कई बार ये कहता हूं तो मेरा इसमें कोई दुराग्रह नहीं होता, फिर भी कुछ कांग्रेसी मित्र इस पर आपत्ति लेते हैं कि आप एक बात देखिए कि नरेंद्र मोदी के दौरे मध्य प्रदेश में कितने हुए, अमित शाह जी के दौरे मध्य प्रदेश में कितने हुए, जेपी नड्डा जी के दौरे मध्य प्रदेश में कितने हुए, मोहन यादव जी ने कितनी सभाएं ली, शिवराज सिंह जी ने कितनी सभाएं ली, बीडी शर्मा कहां कहां गए, हितानंद कहां कहां गए, अजय जामवाल ने क्या किया, शिव प्रकाश जी ने क्या किया। तो कम इन सब चीजों का भी, ये मेहनत भी शरद जी चुनाव परिणामों में दिखती है, और वो दिख रही है अनुमान के रूप में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो जयप्रकाश जी ने जो बात कही है, मैं उससे उत्साहित भी रहता हूँ कि ये बेसिकली वोट टू परफॉर्मेंस है, वोट टू डिलीवरी है। कि जैसे मैं 2 उदाहरण बस दूंगा रिसेंट के शरद जी। एक 100 टन सोना आप सोचिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत आना, सर ये बहुत मजबूत बात है, क्योंकि हमेशा जो सोना जो होता है वो कमज़ोर इकोनॉमी से मजबूत की तरफ जाता है। कि आज सोचिए जो हमसे सोना लूट कर ले गए थे, आज हम इस लायक हो गए हैं कि इस मात्रा में उनसे वापस ला रहे हैं, और ये हो रहा है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जीडीपी ग्रोथ। आप सोचिए हमारा 7.8 का 7.6 7.8 का प्रोजेक्शन था, और इस क्वार्टर के आधार पर हम 8.2 पे चले गए हैं। हमारा जो 6.2 का कैलकुलेशन था वो 7.6 तक हम लोग इस क्वार्टर में गेन किए हैं। लास्ट क्वार्टर में जीएसटी 2.25 लाख करोड़, यानी मतलब पराशर जी तो वित्त विशेषज्ञ हैं, मतलब जीएसटी तो ऐसा बढ़ रहा है कि आप वस्तु विनिमय को समझिए कि मार्केट इकोनॉमी चल कितनी अच्छी रही है, क्योंकि टैक्सेशन हमको मिलता ही तब है। और इसका बेनिफिट मैंने हमेशा कहा है, डायरेक्ट टैक्सेस में जो रिलीफ दिया 7 लाख सीलिंग करी है शरद जी, उससे 2.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट में छोड़ा गया है जी। मतलब ये राशि छोड़ी है सरकार ने, यदि साथ नहीं करते तो मिलती। तो ये बेनिफिट यदि आम लोगों को मिलता है तो वो अपने बेनिफिट देने वाले को सर महसूस करते हैं लोग। तो जब आम जन को बेनिफिट मिलता है तो मैं इसको प्रो इनकम्बेंसी वोट कहूँगा। और बिल्कुल मैं जगदीश जी की बात पे 100% सहमत हूँ कि ये वोट फॉर मोदी था। तो इसीलिए हम लोग ईवीएम को एवरी वोट फॉर मोदी मजाक में कह देते हैं जब कांग्रेस उसके ऊपर आपत्ति उठाती है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि ये पूरा वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए था। मैं कोशिश कर रहा हूँ जोड़ने के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। अगर ये एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होते हैं तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी के नेतृत्व की सफलता के वोट हैं, और इसमें चतुराई से ज़्यादा स्वीकार्यता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। कि आप राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा मीटिंग में है। चलिए सर, मैं जोड़ूंगा आपको। प्रतिक्रिया लेने के लिए आपसे बात करना चाह रहा था कि एग्जिट पोल जिस तरह, अगर चाहें तो 5 मिनट में मैं जी तो राकेश सिंह जी हमसे जुड़ेंगे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं कि ये निश्चित तौर पर अगर आज़ादी के बाद जो कद कांग्रेस के दिग्गज लीडर्स का रहा, और जिनके रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे 4 जून को, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट आंकड़ों में बदलेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो वही काम कर रहे हैं जो आज़ादी के बाद उन लीडर्स ने कांग्रेस के लिए किया था, जिनके बेहतर उद्देश्य नीतियों की वजह से 40 साल तक कांग्रेस का सिलसिला चला। बीजेपी का भी बढ़ता है उस तरह, ये वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता और इसमें चुनाव की चतुराई से अधिक बीजेपी का परिश्रम, कोई कोताही ना बरतना, इससे मैं जगदीश जी की बात से सहमत रहूंगा। जी आप वोट प्रतिशत देखिएगा सर। जी हाँ, बोल लीजिए। 4 तारीख को
जी। मतलब ये सर हमारा उत्साह बढ़ाता है। हाँ, ये वो आपका सीटों में वोट बढ़े नहीं प्रतिशत तो बढ़े। बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जी बुंदेला साहब। क्या है, देखिए एग्जिट पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बात अभी आपने बहुत अच्छी कही कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। मैं फिर से वही दोहराऊंगा, ठीक है ये भी एक एंटरटेनमेंट है, शरद जी के शो चल रहा है, कई सारी एजेंसीज़ के हम एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं, सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ ये अभी भी पूर्वाग्रह है। अभी शरद जी, अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ठीक है बधाइयाँ हम दे सकते हैं, समाज है सर, अगर कहीं ऐसी संभावना दिखती है तो बधाइयाँ दे दी जाती हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि साहब हमने चुनाव मुद्दों पर लड़ा और हमें पूरी उम्मीद है कि जहाँ बताया जा रहा है कि जैसे दक्षिण में कह रहे हैं कि भाजपा का खाता खुल रहा है, हमें कहीं उम्मीद नहीं कि दक्षिण में भाजपा का खाता खुले, क्योंकि हमने देखा अभी जब विधानसभा चुनाव हुए दक्षिण में, चाहे तमिलनाडु हो या केरला हो, तो इनके विधानसभा प्रत्याशी उनमें से एक दो को छोड़ के कोई अपनी जमानतें तक नहीं बचा पाते हैं। चलिए भूपेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीनियर लीडर बीजेपी के, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, और चुनाव के प्रबंधन को वो भी काफ़ी बेहतर समझते हैं। जी भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं। और एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के बेहतर भविष्य की तरफ साफ तौर पर अनुमान जता रहा है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए शरद जी, पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरा, जिस तरह के अनुमान की अपेक्षा थी वो ही एग्जिट पोल लगभग आ रहे हैं जी। और जो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, तो लगभग उसके नजदीक एग्जिट पोल आ रहे हैं जी। और ये इस बात का जनादेश है कि अब वो विकास के आधार पर ही देश में लोग जनता स्वीकार करेगी। और ये विकास की मोदी जी ने जो देश के लिए इन 10 वर्षों में काम किया है, उसको जनता का समर्थन मिला है। और ये एक जो एग्जिट पोल आ रहा है लगभग वही होगा, तो भारत को और मजबूती की दिशा में, एक नए भारत की दिशा में लेकर जाएगा और एक सशक्त भारत दुनिया के सामने मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। और ये देश के हित में स्थिर सरकार हो, ये सब जो चीजें थी ये जनता ने उसका जनादेश दिया है। भूपेंद्र जी, आपने परिश्रम और मेहनत में कोई कोताही नहीं बरतती है बीजेपी, और ना सकारात्मक नतीजों से, और कई बार जब वो सकारात्मक नहीं होते हैं तो उनका बहुत असर भी लेती है बीजेपी। यही उसकी ताकत है। जैसे इस बार उसने अपना बैकअप प्लान दक्षिण के तौर पर तैयार किया, अब उसका वोट प्रतिशत तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु और केरल शायद हमें चौंका दे कि वहाँ खाता खोल ले बीजेपी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये आशा और उम्मीद की तरफ जाने की बात है। और जैसा हम मान रहे थे, इस इलेक्शन के पहले समीक्षक मान रहे थे कि दक्षिण निराश करेगा बीजेपी को, तो वो मंजर कम से कम एग्जिट पोल के अनुमानों में नज़र आता हुआ हमको नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। एक बार छत्तीसगढ़ और चला जाए जया, रिएक्शन काफ़ी देर से हमारे, चलिए छत्तीसगढ़ में अभी मेहमान हमारे साथ नहीं हैं, तो हम मध्य प्रदेश के इसी पैनल पर बने रहते हैं। जयप्रकाश जी, और क्या ख़ास बात आपको लगी है? अगर एग्जिट पोल के इन अनुमानों को हम देखें तो ऐसा भी नहीं है कि कई जगह जो अनुमान थे कि अभी महाराष्ट्र की तरफ मैं ज़रूर जाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में क्या पोजीशनिंग है। टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सर्वे महाराष्ट्र की तरफ बयान कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कितना नुकसान या फ़ायदा। लेकिन बिहार और राजस्थान नुकसान की कहानी कह रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? बिहार में ज़रूर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों की कमी होगी, और मुझे लगता है 26 से 30 के आसपास जो है जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है एनडीए, उसको मिल सकती है। और उसका खास वजह जो है वो बैगेज है उनके साथ नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को लगातार वो सत्ता के पर्याय बन चुके हैं बिहार में, और उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत तगड़ा है। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के भी रणनीतिकार बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे जब वो उनके साथ जुड़े और वापस उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तो हैरान रह गए। और प्रशांत किशोर को हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रशांत किशोर वहाँ पर बहुत ग्राउंड लेवल पर बहुत काम कर रहे हैं, यानी यात्राएं कर रहे हैं रोज़ाना 20 किलोमीटर की,
और उनका भी ऑब्जर्वेशन यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी में ये बड़ी गलती की है कि उन्होंने नीतीश कुमार को अपने साथ लिया। अगर नीतीश साथ नहीं होते सर तो सीटें बढ़ सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकती थी, क्योंकि आपने दरअसल जो अपना, अगर आप देखें अन्नामलाई ने क्या किया, अन्नामलाई ने सबसे पहली सलाह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये दी कि आप अन्ना डीएमके के साथ अपना अलायंस समाप्त कीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी नीतियां अन्ना डीएमके के साथ नहीं मिलती हैं, और जब आप नहीं मिलेगी तो आप वोटर को एक कन्फ्यूज़न देते हैं। ठीक ऐसा ही बिहार में नीतीश कुमार के जुड़ने से कन्फ्यूज़न हुआ, क्योंकि आप ये जो वोटर था उसको लगा कि आप वो वापस उनको कंटिन्यू कर रहे हैं पावर में। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली इस पूरे चुनाव को लड़ती तो शायद उसको ज़्यादा बेहतर स्थिति होती। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। इस पर एक क्विक रिएक्शन जगदीश जी का लेना चाहूँगा। कई बार जो एक शब्द हम इलेक्शन टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, अनहोली अलायंस, वो गठबंधन जो डीएनए मैच नहीं करता, जिनका नीतियां मैच नहीं करती, और कांग्रेस को हमने देखा है कि गठबंधन, ऐसे गठबंधन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जब आप सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले अपने एक सहयोगी दल, घटक दल के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर पाते हैं, जो बात अन्नामलाई के संदर्भ में जयप्रकाश जी ने कही, तो ये भी चतुराई बीजेपी ने उठाने की कोशिश तो की है, लेकिन कुछ जगह नुकसान भी हुआ। शायद जल्दी में फैसले कर लिए, क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 धड़े हो गए, एनसीपी के 2 धड़े हो गए, तो ये स्थिति बीजेपी के लिए मुश्किल भी बनी महाराष्ट्र में खास तौर से और बिहार में। जी जगदीश जी। देखिए, बिल्कुल जयप्रकाश जी की बात से मैं सहमत हूं कि जब आप बेमेल गठबंधन करते हैं तो एक तो ये गठबंधन तात्कालिक फायदे के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का जहां तक सवाल होता है तो बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। इसका जो मूल कार्यकर्ता है वही इसे स्वीकार नहीं कर पाता, और जब वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उतने मन से काम नहीं करता है। इसलिए और बीजेपी चूंकि कार्यकर्ता आधारित दल है, इसमें कार्यकर्ता ही प्रमुख है, तब वो रिजल्ट प्रभावित होते हैं। जिस तरीके से लगातार चुनाव की दृष्टि से फैसले बीजेपी आला कमान ले रहा है या बीजेपी का संगठन ले रहा है, वो बीजेपी का चरित्र कभी नहीं रहा शरद जी। बीजेपी उन पार्टियों, उन राजनीतिक दलों में से है जो एक वोट से सरकार भी खो देती है। आपको लगता है कि क्या आज एक वोट से किसी की सरकार जा सकती है? अटल जी ने एक वोट से सरकार जाने दी थी, लेकिन वोट खरीदा नहीं था। उस समय भी कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि वोट खरीदा नहीं जा सकता हो, क्योंकि ये आया राम गया राम का जमाना बंसीलाल और भजनलाल के जमाने से है, तो उस समय भी ये सब हो सकता था। लेकिन ये वो पार्टी थी जो अपने सिद्धांतों पे चलती थी, जो खुद को पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी। लेकिन अब कमोबेश बीजेपी भी सिर्फ उसी लहर, ठीक है आज आप विजय रथ पर सवार हैं, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, आप परिणाम आपके अनुकूल आ रहे हैं, तो क्या होता है कि जो भी जब जीतता है ना, तो जीतने वाले के दोस्त जो है पीछे चले जाते हैं, हारे को हरिनाम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बीजेपी के रणनीतिकारों को भी इस बात को समझना होगा कि ये पॉलिसी तात्कालिक तो से फायदा दे रही है चुनाव में। सत्ता का वरण तो आप कर सकते हो लेकिन पार्टियों को लंबा चलाना के में ये नीति उनके लिए कारगर नहीं होगी शरद जी। लेकिन मैंने ये भी अनुभव किया, ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी से ज़रूर रिएक्शन लेना चाहूँगा कि हैट्रिक का दबाव था बीजेपी पर, और इसीलिए महाराष्ट्र में शिंदे जी थे शायद, और उधर खासतौर से बिहार में जिस तरह की एक हड़बड़ी शब्द में प्रयोग करूं या कुछ जल्दबाजी कहूं, जिसके चलते नीतीश जी बीजेपी के कंधे पे बैठने में सफल हो गए, क्योंकि बीजेपी ने हरी झंडी दिखा दी थी। तो ये शायद हैट्रिक का एक दबाव था कि भैया कोई कोताही मत बरतो, एक प्लान अपना अगला तैयार करके रखो। इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं।